आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं निखिल दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सांद्रता के एक नए पद मोलरता के बारे में जानेंगे कि क्या होती है मोलरता। मोलरता वह होती है जिसमें 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल उपस्थित होते हैं, 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल उपस्थित होते हैं वह उसकी मोलरता कहलाती है। आइए समझते हैं। आपने लिखा क्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। इसका फार्मूला जो होता है, मोलरता इज इक्वल टू होता है विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन। मोलरता क्या होती है? विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। किसमें? लीटर में। अब मान लीजिए अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया है या फिर ml में दिया है तो क्या होगा? होगा विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन ml में इंटू 1000। ये मोलरता के 2 फॉर्मूले हैं जिनको आप समझ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोललता। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोलरता है कि मोललता, क्योंकि सिर्फ रा और ला का फर्क आता है। आइए समझते हैं मोललता क्या होती है। मोलरता वो थी जिसमें विलयन का आयतन लीटर अथवा मिलीलीटर में होता था, लेकिन मोललता वो होगी जिसमें हम विलयन का आयतन ना लेकर के विलयन का द्रव्यमान लेंगे। जैसे इसको समझते हैं। आपने लिखा विलयन के 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब आइए इसका सूत्र देखते हैं कि मोललता की होती क्या है। मोललता को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं और मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से लिखते थे। मोललता क्या होती है? विलेय के मोल। ये आपका एकदम सेम है, इससे पहले वाले में भी विलेय के मोल ही थे, लेकिन यहाँ अपॉन में जो होगा, यहाँ पे क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान। किसमें? केजी में। अगर यही हमारा द्रव्यमान अगर केजी में ना होकर के ग्राम में हो तब होगा विलेय के मोल अपान में विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000 या फिर 1000। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन, जो द्रवीय विलयन होता है उसमें सबसे कॉमन बात ये होती है कि इसमें जो विलायक होता है वो हमेशा द्रव होता है। जो विलायक होता है वह हमेशा द्रव होता है और हमारा विलेय वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। सबसे पहली होती है गैस और द्रव की, दूसरी होती है द्रव और द्रव की, और तीसरी होती है
ठोस और द्रव की। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गैस और द्रव का एग्जाम्पल लेते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल, इसका जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है सोडा वाटर। सोडा वाटर, इसका प्रयोग हम लोग नींबू शिकंजी बनाने में करते हैं। फिर दूसरा हमारा एग्जाम्पल है अल्कोहल। और जल का मिश्रण। देखिए अल्कोहल भी आपका द्रव है और जल भी आपका द्रव है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं नमक यानी NaCl और जल। ये आपके तीनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अब इसमें जो जो टॉपिक हमें जिससे संबंधित पढ़ने हैं, यहाँ पे हमको पढ़ना है हेनरी का नियम, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के साथ साथ हम लोग आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, स्थिर पथी पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, ये चार होते हैं, ये चार होते हैं और यही सब चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे हेनरी के नियम से। हेनरी का नियम, इसमें होता क्या है, गैस और द्रव का मिक्सचर, गैस और द्रव का मिश्रण, गैस और द्रव का मिश्रण यानी CO2 प्लस H2O। यहाँ पे आपकी जो CO2 है वो क्या है, गैस है, और जो H2O है वो है आपका द्रव। यहाँ पे होता क्या है, जब CO2 और H2O आपस में क्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं सोडा वाटर। क्या बनाते हैं, सोडा वाटर। इसका यूज हम जानते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझिए कि आपने हेनरी का नियम एकदम आसानी से समझ लिया। हम लोग अपनी डेली लाइफ में नींबू शिकंजी लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, वहां पे आप क्या देखते हैं कि बॉटल्स होती हैं और बॉटल पे यहाँ पे एक मार्बल का कंचा लगा होता है। क्या लगा होता है, कंचा। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते क्या है कि वो इसको उठाता है और एक मशीन में डाल देता है। मशीन में खांचे बने होते हैं। उसके बाद वो उस मशीन की नोजल को उस बॉटल में डाल देता है। उस मशीन में और सारे खाने होते हैं जिसमें और सारी बोतलें भी आ सकती हैं। तो ऐसे ही मशीनें हमको देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हैंडल होता है जिसको वो जोर से घुमाता है। एक मीटर भी लगा होता है जो एक निश्चित दाब पर आने पर, एक निश्चित वैल्यू पर आने पर वो इसको देखता रहता है और जैसे ही इसका कांटा निश्चित मान पर आता है वो उस हैंडल को घुमाना बंद कर देता है और उसके बाद वो इस बॉटल को बाहर निकाल लेता है। जब वो बॉटल को बाहर निकालता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंचा यहाँ पर था, जो कंचा यहाँ पर था, वो कंचा कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। वो कंचा ऊपर आ जाता है। इस बॉटल में जल भरा हुआ होता है। अब यहाँ पे जो जादू हुआ कि कंचा पहले इस बॉटल के अंदर था, उसके बाद ये कंचा कहाँ आ गया, बॉटल के ऊपर। तो ये जादू होता कैसे है? वास्तविकता में जादू नहीं होता है, ये हमारी केमिस्ट्री का ही एक रूप है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे ये लोग एक सिलेंडर भी रखे रहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड इस नोजल से होकर बॉटल के अंदर जाती है और बॉटल के अंदर क्या रहता है, जल। और जब कार्बन डाइऑक्साइड
जल से मिलती है। तो ऐसा तो है नहीं कि गैस अंदर गई और वो ऐसे घुली और फिर हमारा नींबू शिकंजी तैयार हो गया। तो होता क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और यहाँ से वो इस हैंडल की सहायता से इस पर जो है एक निश्चित दाब लगाता है और उस दाब से ये गैस इस जल में घुल जाती है। और जब ये गैस इसमें घुल जाती है तो यहाँ पे कुछ बुलबुले आ जाते हैं। वो किस चीज के बुलबुले होते हैं? वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। और ये ऊपर दाब लगाते हैं तो ये जो आपका मार्बल है ये ऊपर आ जाता है, ये मार्बल आपका ऊपर आ जाता है। यही होता है इस प्रोसेस में कि अगर आपको किसी भी गैस को किसी भी द्रव में घोलना है तो आप क्या करिए, उस पर दाब लगाइए। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था मोल अंश। आई थिंक आपको याद भी होगा कि मोल अंश क्या होता है। मोल अंश वह होता है कि किसी विलयन में जो भी पदार्थ मिले होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई विलयन है या फिर यही विलयन हम लोग लेते हैं, इसमें हमारा CO2 और H2O, CO2 और H2O मिला हुआ है। तो मोल अंश का मतलब होता है कि इसमें CO2 का कितना अंश है और H2O का कितना अंश है, कि मतलब इस विलयन में CO2 की मात्रा कितनी है और H2O की मात्रा कितनी है। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए CO2 H2O ये हमारे दो पदार्थ हैं जो कि मिलाए गए हैं। अगर मान लीजिए कि CO2 2% है, CO2 2% है, H2O हमारा 8% है, या फिर CO2 हमारा 8% है, H2O हमारा 2% है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मोल अंश जितना ज़्यादा होगा, मोल अंश जितना ज़्यादा होगा मतलब उसकी जो मात्रा है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मोल अंश जितना कम होगा उसकी मात्रा भी उतनी ही कम होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर CO2 0.4 है, CO2 का मोल अंश 0.4 है और H2O का मोल अंश 0.2 है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि CO2 का मोल अंश ज़्यादा है इसलिए इसकी मात्रा भी ज़्यादा है, और जल का मोल अंश कम है इसलिए इसकी मात्रा भी कम है। तो जब फिर वापस हम अपने फिगर पे आते हैं कि जब वो शिकंजी वाला इस हैंडल को घुमाता है तो यहाँ पे CO2 की मात्रा सिलेंडर से निकलती है और वो जल में जाके मिलने लगती है। जब वो इसको घुमाता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक दाब का निर्माण होता है और CO2 की जो मात्रा है वो निकल के इस नोजल के जरिए बॉटल में जाने लगती है, इस नोजल के जरिए बॉटल में जाने लगती है। अब मान लीजिए वो दाब को बढ़ाता जाता है तो ये CO2 भी उतनी ही मात्रा में बढ़ती जाती है। और जितनी ही ज़्यादा CO2 की मात्रा इस बॉटल में जाएगी तो उतना ही CO2 का मोल अंश भी ज़्यादा होगा। भाई जितनी ज़्यादा CO2 इसके अंदर जाएगी जल के अंदर उतना ज़्यादा उसका मोल अंश भी होगा। चूंकि अगर मात्रा ज़्यादा है तो मोल अंश भी ज़्यादा है, मात्रा कम है तो मोल अंश भी कम है। तो ये भैया होता कैसे है? ये हुआ कहाँ से? जब हमने इस पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया या फिर दाब लगाया। जब हमने दाब लगाना शुरू किया तो ये CO2 की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो दाब है वो समानुपाती है या फिर प्रोपोर्शनल है किसके? मोल अंश के। यहाँ पे मैं दाब को लिख लेता हूँ P और ये प्रोपोर्शनल है किसके? मैं एक सिंबल ले लेता हूँ Z, और चूंकि गैस है तो ZG, यानी जो हमारा दाब है वो इसके मोल अंश के समानुपाती है। अब जब ये समानुपाती का निशान हटता है तो हमें पता है कि कोई ना कोई स्थिरांक आता है। यहाँ पर भी एक स्थिरांक आता है KH, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक इंटू ZG मोल अंश। यह है हमारा हेनरी का नियम कि जितना ज़्यादा दाब होगा उतना ही ज़्यादा इसका मोल अंश होगा। अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो मोल अंश भी बढ़ेगा और दाब को घटाएंगे तो हमारा मोल अंश भी घटेगा। इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं। ये आपका मोल अंश है, इसको हम लोग लिख लेते हैं Z। ये हमारा प्रेशर है और जो समानुपातिक का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है कि अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो हमारा मोल अंश भी बढ़ेगा,
अगर दाब को घटाएंगे तो हमारा मोल अंश भी घटेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो हेनरी का नियम है, अब ये हेनरी का नियम तो आपको शिकंजी वाला ही समझा सकता है कि जितना ज़्यादा दाब होगा उतना ही ज़्यादा उसका मोल अंश होगा, और जितना ही ज़्यादा मोल अंश होगा उतना ही उस पर दाब लगाया जाएगा। आइए मैं इसको लिख के आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब P उस विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही चीज़ जो आपने लिखा है कि गैस का दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसा कि मान लीजिए आप शिकंजी की बोतल लेते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप उसको शेक करके ओपन करते हैं तो वो गैस के रूप में झाग बाहर आने लगता है। वो होता क्या है, दरअसल जब तक वो ढक्कन बंद रहता है तो उसमें दाब ज़्यादा होता है। जैसे ही आप ढक्कन को ओपन करते हैं तो दाब जो है वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे दाब कम होता है तो वो झाग के रूप में अचानक से बाहर आ जाता है। अब हम लोग जानेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में समझते हैं कि सोडा वाटर या शीतल पेय में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। आप लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, जैसे कि इससे पहले हम लोग ये पूरा समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कि जितना ज़्यादा दाब होगा उतना ही ज़्यादा उसमें मोल अंश होगा। यहाँ पे दूसरा देखिए कि अधिक ऊंचाई पर या फिर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये सब बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है हमारे यहाँ के। यहाँ पर O2 का जो आंशिक दाब है बहुत कम होता है। O2 मतलब ऑक्सीजन। आंशिक दाब का कम होना मतलब जो वहाँ पे ऑक्सीजन है उसकी सांद्रता बहुत कम है, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में मिलती है, जिससे पर्वतारोहियों का शरीर कमजोर होने लगता है। तो जब कोई पर्वतारोही या फिर वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति जो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से उनका शरीर कमजोर होने लगता है और उनके सोचने की क्षमता में भी कमी होने लगती है, मतलब वो जो उनकी सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। और इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। इसका भी रीजन क्या है कि वहां पे क्या है, ऑक्सीजन का जो दाब है, जो ऑक्सीजन का दाब है वो कम है, जिसकी वजह से उनका शरीर जो है बहुत ही कमजोर महसूस करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राउल्ट के नियम से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।